फिर आपको और चीज़ तो कुछ नहीं चाहिए? ठीक नहीं कुछ भी। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट जरा काइंडली कंफर्म करें आपको आवाज, स्क्रीन, वीडियो वगैरह सब क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जरा चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा प्लीज। आपको आवाज, स्क्रीन, वीडियो वगैरह सब चीजें क्लियर है? जी, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है बेटा चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें, सारे बच्चे एक नहीं। ओके अच्छा देखिए, लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी, यानी कि जो फर्स्ट क्लास, उसमें आप सारे लोग थे, ठीक है? कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं थे। तो मेरे ख्याल में अगर नहीं थे तो आपने एटलीस्ट उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह तो देखी होंगी, सही? अगर वो भी नहीं देखी तो देख लीजिएगा, सही? क्योंकि आज से हम जो है वो काम अपना जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके पास टेक्निकल नेचर का काम है, वो आज ही हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, सही? चलो, ये विजिबल है कुछ? क्या चीज? ये वाली लाइट, इसका बटन वहां पर। चलो एक मिनट सवाल देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि मैंने आप लोग कभी इसको करते हैं सही समझ। मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो हमारी विच वाज द फर्स्ट क्लास, उसमें वी जस्ट हैड द इंट्रोडक्शन, ठीक है? हमने क्या चीज किया था? सिर्फ एक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था। और सेकेंडली, इंट्रोडक्शन को देखने के बाद मैंने आपको सारी ऑडिट साइकिल और मैंने कौन सा काम पढ़ाना है, ये चीजें एंड ऑल दैट स्टफ वी हैड डिस्कस्ड। एक पॉइंट सुने, एक आपके पास, बल्कि एक नहीं, दो एरियाज हैं। एक एरिया है आपके पास टेस्ट ऑफ कंट्रोल और एक है सब्सटेंटिव। कौन सा एरिया? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और दूसरा क्या है? सब्सटेंटिव। मेरे ख्याल में उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था हमारी पहली क्लास में। और एक चीज और, ये जो आपके पास टेस्ट ऑफ कंट्रोल और जो आपके पास सब्सटेंटिव है, द टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड द सब्सटेंटिव, वो ये वाले आपके पास ग्रिड का सेक्शन बी और सेक्शन सी है, सही? हमने लास्ट जो हमारी क्लास थी विच वाज द फर्स्ट क्लास, उसमें हम लोगों ने पॉइंट्स क्या क्या डिस्कस किए थे? ऑडिट क्या है, ऑडिट साइकिल क्या है। मैं चाह रहा हूं मैं वहीं से थोड़ा सा रिकॉल करूं। और आज एक टॉपिक वी हैव टू फिनिश, एक टॉपिक जो है वो भी हमने उसको फिनिश करना है। सबसे पहला पॉइंट यहां से स्टार्ट कीजिएगा प्लीज, ऑडिट साइकिल से। ऑडिट साइकिल से जरा स्टार्ट करें, एक्सक्यूज मी। सबसे पहला पॉइंट ऑडिट साइकिल। ऑडिटर सबसे पहला पॉइंट क्या हो रहा है? अपॉइंट हो रहा है। क्या हो रहा है? अपॉइंट। एक काम करो, आईटी से किसी को बुला के ले फौरन ले आ रहा हूं। अच्छा, ऑडिटर सबसे पहले काम क्या करे? एक्सक्यूज मी, अपॉइंट हो रहा है। अपॉइंट होने के बाद एंगेजमेंट लेटर साइन हो रहा है, जो मैंने आपको ये बताया था, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। अब ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये? किसके दरमियान? फर्म और क्लाइंट के दरमियान। ये बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी। पहले ऑडिटर अपॉइंट हुआ, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद क्या हो रहा है? प्लानिंग स्टेज। ऑडिट इज नॉट द सरप्राइज एक्टिविटी, ये आपके पास एक प्लान्ड एक्टिविटी है, सही? अच्छा जी, देखिए यहाँ पर सोना होना नहीं भाई इधर। अच्छा देखिए, ऑडिटर अपॉइंट हुआ और उसके बाद, जी जी बेटा मैंने जानबूझ के म्यूट किया था, कुछ खुफिया बात चल रही थी। अच्छा सुने, ऑडिटर अपॉइंट हुआ, अपॉइंट होने के बाद क्या हुआ? एंगेजमेंट लेटर साइन हुआ, उसके बाद प्लानिंग स्टेज। ऑडिट परफॉर्म में दो चीजें हैं, ऑडिट में दो चीजें हैं। नंबर वन इज व्हाट? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, और फिर क्या आपके पास?
सब्सटेंटिव। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और दूसरा क्या है आपके पास? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव ये आपका मेजर एरिया है प्लानिंग के साथ। ये वाली बातें मैंने आपको लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें भी है डिस्कस। प्लानिंग स्टेज ऑडिट परफॉर्म में दो चीजें, टीओसी सब्सटेंटिव, कंक्लूजन हुआ, रिव्यू शिव्यू ऑडिट रिपोर्ट खत्म, ऐसा ही था। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को एक चीज एक्सप्लेन की थी एंड दैट वाज अबाउट टीओसी एंड दी सब्सटेंटिव। आगे है जरा जल्दी से, बस ये आईएएस आईएफआरएस फ्रॉड वगैरह आगे बढ़े। सर क्या इंटर ऑडिटर कितनी चीजें चेक करता है? दो। कौन कौन सी? एक एफएस, उससे जुड़ी हर चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उससे जुड़ी हर चीज, जिसमें एक एग्जांपल थी एंड वी हैड द एग्जांपल ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। सर इंटरनल कंट्रोल्स क्या है? सर इंटरनल कंट्रोल्स ये है कि इदारे में कहीं एरर ना हो जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई एसेट्स का मिसयूज नहीं हो जाए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल्स लगाना जरूरी है। क्या लगाना जरूरी है? इंटरनल कंट्रोल्स लगाना जरूरी है। सो कंट्रोल का सीधा डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ रहा है। किसका इंपैक्ट पड़ रहा है? कंट्रोल्स का। किसके ऊपर? दैट्स इट। ऑडिटर दो चीजें चेक कर रहा है, नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नंबर 2 उससे जुड़ी हर चीज। और इसमें सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंट्रोल्स नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। एनीवेज वो जब आएंगे आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको पढ़ाऊंगा चीजें। बेटा ये अगर आपके कंट्रोल्स पुअर हैं, बेकार हैं, अच्छे नहीं हैं, तो एक माइंडसेट क्या क्रिएट होगा कि एफएस में गलती के चांसेस ज्यादा है। कंट्रोल्स अगर अच्छे हैं तो इसमें क्या होगा? गलती के चांसेस कम है। दैट्स इट। तो ऑडिटर भाई ने सबसे पहले दो चीजें चेक करनी है, एक है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और दूसरा क्या है? सब्सटेंटिव, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिटेल में चेक करना, राइट? सर ऑडिटर ने कंट्रोल टेस्ट किया, सारी प्रीवियस क्लास की बातें हैं, सही। ऑडिटर ने कंट्रोल टेस्ट कर लिया, ऑडिटर व्हाट क्या लिखा हुआ है? टेस्टेड। कंट्रोल टेस्ट कर लिया, टेस्ट होता है तो रिजल्ट आता है। अगर आउटकम ऑफ टीओसी इज पुअर, यानी कि आपने कंट्रोल टेस्ट किया, आपको अच्छे नहीं लगे, व्हिच मींस माइंडसेट क्या हुआ? एफएस में गलती के चांसेस। तो अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपना सैंपल वगैरह चीजें कम रखोगे, ज्यादा रखोगे? आप एफएस में ज्यादा डिटेल में चेक करोगे, ऐसा ही है। और अगर आपके पास ये सारी चीजें इंक्रीज हो गई बेटा, और अगर रिवाइस वर्सा केस हुआ, कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग है, तो आपके माइंड में क्या चीज आई है? कंट्रोल अच्छे हैं, तो एफएस भी अच्छी होंगी या हो सकती है? हो सकती है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आपने अपने दिमाग में श्योरिटी लेकर नहीं चलना, आपने अपने दिमाग में डाउट लेकर चलना है। क्या लेकर चलना है? डाउट। आप ये नहीं बोलेंगे कि यार यहाँ पर गलती है, गलती हो सकती है, हो सकता है सब कुछ सही भी हो। यू हैव टू बी वेरी इंडिपेंडेंट एंड न्यूट्रल। डोंट ट्रस्ट एनी इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन क्लाइंट आपको दे, आपने उसके ऊपर ट्रस्ट क्या करना है? वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। डोंट ट्रस्ट, वेरीफाई। मैं आपको कहूं, एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, आज से जो चीजें स्टार्ट हो रही है ना, दैट इज टू मच प्रैक्टिकल। एक बात हमने जहन से निकाल देना, भाई ये कोई थ्योरी का पेपर नहीं है, इट्स नॉट अ थ्योरी, सही है, इट्स अ टेक्निकल थ्योरी। ठीक है ना? सारी आईएएस और ये इस किस्म की चीजें, थ्योरी तो वो है। थ्योरी जब भी सुनते हैं तो माइंड में एक चीज आती है कि यार ये फिर याद करना है। क्या करना है? रट्टा लगाना है। जो रट्टा लगाएगा वहां पर फिर मेरे ख्याल में शायद प्रॉब्लम होगी आप स्टूडेंट्स को। यू डोंट हैव टू फॉलो द रोट लर्निंग। आपने बिल्कुल रट्टा नहीं लगाना, आपने क्या करना है? चीजों को समझ के लिखना है। ठीक है? अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं ऐसे ही, मुझे जरा बताइएगा कि आप इस चीज को कैसे चेक करोगे। देखिए, हु आर यू? जल्दी बता कौन है? ऑडिटर, मैं मैनेजमेंट। ठीक है, यू आर ऑडिटर, आई एम द मैनेजमेंट। मैं आपसे कह रहा हूं कि आज कल परसों एक महीना पहले हमारी कंपनी ने एक नई प्रेमिसेस परचेज की है। क्या परचेज किया? नई प्रेमिसेस परचेज। आपने बोला ठीक है, यकीन कर लोगे? फिर आपने बोला यस सर, ओके, खरीदी होगी। आपने बोला क्या खरीदी होगी, देन मैं सोच रहा
आपके जहन में डाउट क्या आना चाहिए? 1 मिनट पहले ही क्लियर कर दूं बेटा, ये जरा देखना है क्या लिखा हुआ है। ये प्लानिंग के आगे क्या लिखा है? ये आपका काम है। प्रोसीजर लगते ही कहां पर है? जहां पर शक होगा। अगर आपने यकीन कर लिया हारिस हनीफ तुमने प्रॉपर्टी परचेस की है, मैंने मान लिया, तो कोई प्रोसीजर ही नहीं लगेगा। सबसे पहला पॉइंट बेटा, आपने चीजों पर शक करना है, उसके बाद जाकर आपने उसके ऊपर प्रोसीजर्स लगाने। क्या लगाने? मतलब आपने चेक करना है। तो मैंने कहा मैं पहले ही आपको बता दूं बेटा, सबसे पहला पॉइंट, मैंने एक नई प्रेमिसेस परचेस की है, ये आपको मैंने इन्फॉर्म किया। दिमाग में क्या शक आना चाहिए? फेक होगी, नहीं परचेस की है, झूठ बोल रहे हैं, बैलेंस शीट को बढ़ाने के लिए, यस और नो? क्योंकि जब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ना, तो आपके जहन में क्या चीज आनी चाहिए? आपने बोला हो सकता है इसने अपने एसेट को ओवर वैल्यू करने के लिए, ओवर स्टेट करने के लिए, हो सकता है कि झूठा मूठा लिखा हो, यस और नो? तो आपने इसका ऑडिट करना है। कैसे चेक करोगे? मैंने कहा प्रेमिसेस परचेस की है। हाँ जी, अच्छा प्लीज डॉक्यूमेंट, अगर कुछ स्टूडेंट कह रहा है तो डॉक्यूमेंट ना बोला, मुझे डॉक्यूमेंट का नाम नहीं पता। ट्रांसफर डीड, मेरे ख्याल में ट्रांसफर डीड के बारे में पता है। अच्छा, प्रॉपर्टी पहले इनके नाम पर थी, इनसे मेरी कंपनी के नाम पर हो गई ट्रांसफर डीड, हाँ या ना? ये पता चल गया कि प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, बस। सर एक सबूत नहीं चाहिए, हमें चाहिए होते सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। क्या चाहिए होता है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। आपने चेक करा, आपने जाके देखा, प्रॉपर्टी जाकर विजिट की, अपार्टमेंट था, चेक करा, इसका मतलब वो है, वो अपार्टमेंट, दैट्स द एग्जिस्टेंस। चेक करा आपने, मेरे नाम पर है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देखिए, हाँ ना? व्हाट एल्स? बैंक का कुछ कोई कह रहा था भाई जब तुमने खरीदी है तो पैसे भी दिए होंगे, ये सर नो? एंट्री क्या बनी होगी? एसेट डेबिट, बैंक क्रेडिट, डबल एंट्री, डबल प्रोसीजर। भाई तुमने एसेट खरीदा, हाँ चेक कर लो, एसेट देख लिया, कागजात देख लिया, वगैरह वगैरह। बैंक से पैसे दिए हैं तो बैंक स्टेटमेंट भी आपने देख ली, राइट? ये क्या है? एक एक चीज को जब आप चेक करना शुरू करोगे, सो दैट इज, ये क्या होता जाएगा? ये ऑडिट होता जाएगा। सब्सटेंटिव कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? अब जरा सुने सर, अभी आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं? इस वक्त हम एक टॉपिक पढ़े, असर्शंस, फिर मैं आपको बताऊंगा उसके बाद ये टॉपिक कौन सी स्टेज में है। बेसिकली मैं आपको जरा एक्सप्लेन ये करता चलूं बेटा, 3 चीजें ना हमारे लिए मेन, जो कि अच्छी खासी वेटेज रखती है इसमें। 3 बातें, प्लानिंग, टीओसी, सब्सटेंटिव। कितनी बातें? प्लानिंग, मैं आपको अभी बता दूंगा एडवांस में, मैं ये 2 स्टेजेस साथ साथ लेके चल रहा हूं, प्लानिंग और सब्सटेंटिव। टीओसी अलग दुनिया है, उसको छोड़ें अभी नहीं। 2 स्टेजेस बेटा साथ साथ लेके चलूंगा। कौन कौन सी? प्लानिंग और सब्सटेंटिव। बेटा 2 स्टेजेस जो है मैं यहां पर साथ साथ लेकर चलूंगा, प्लानिंग और सब्सटेंटिव। प्लानिंग और सब्सटेंटिव, आई गेस आपको इतना तो आइडिया है कि प्लानिंग में क्या है। प्लानिंग में चीजों को करते हैं या प्लान कर रहे हैं? प्लान कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स द थिंग। तो अब हम इन 2 स्टेजेस को साथ साथ लेकर चलेंगे, नॉट राइट नाउ, आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम। इस वक्त सबसे पहले एक टॉपिक है and that is financial statement assertions. First of all, do tell me when you are going for the audit, क्या आप कंपनी को डायरेक्ट ऑडिट करना शुरू करोगे या पहले कंपनी को समझते हैं? पहले समझते हैं। एक है आइजा 315। मजे की बात, ये आइजा भी मैं आपको पूरा नहीं पढ़ा रहा, इसमें कई चीजें हैं। इस आइजा के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है विच इज assertion, which we are going to study right now. सही? तो सबसे पहला पॉइंट, एक हेडिंग लिखिएगा बच्चे सारे, assertions। assertions ये आपको मिलेगा इन आइजा 315। और अगर आपको रेफरेंस में बता दूं तो बेटा ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में। बेटा जो जो टॉपिक मैं आपको बताता जाऊंगा, आपको बता दूंगा ये कहां पर है, आपके अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में। सही है? ये तुम्हें टॉपिक मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में। टॉपिक का नाम क्या है? कहां पर है ये टॉपिक? इन आइजा 315। आइजा 315 का नाम है अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट।
लिखने की जरूरत नहीं है सर। अच्छा, बहुत सारी चीजें मैंने पहली क्लास में भी गई थी, मेरे पास कई कई नोट्स हैं, एक्सक्यूज मी, नोट्स हैं, किताब है, किताब से ज्यादा तो कोई चीज नहीं ना आपकी टेक्स्ट बुक से, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा भी, बहुत सारी चीजों के नोट्स भी है, बहुत सारी चीजें बुक से भी रेफर करनी है, और पास पेपर लिख लिख के मेन फोकस होगा राइटिंग पर भी, बिकॉज आपको पेपर अल्टीमेटम लिखने को कैलकुलेशन तो है नहीं हमारे पास। तो बेटा एक असर्शन है, सबसे पहला पॉइंट, असर्शन क्या चीज है, और फिर हम इसको जोड़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, एंड देन लेट्स सी व्हाट असर्शन इज एक्चुअली। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट, जो असर्शन है ना, अंग्रेजी में जो असर्शन का मतलब है वो लफ्ज निकला है, क्या लिखा भैया, अजर्ट। अजर्ट से निकला है, अजर्ट का मतलब होता है टू डिक्लेयर समथिंग, अजर्ट का मतलब होता है टू डिक्लेयर समथिंग, या फिर आप इसको ये कह सकते हो टू मेक क्लेम, टू मेक व्हाट, क्लेम। उर्दू में बोलूं तो भाई इसका मतलब होता है दावा करना, क्या करना, दावा करना। अब क्या चीजें हैं दावा करना, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूं कि our class is on Monday 9:30 फॉर एग्जांपल, या वेडनेसडे 3:15 व्हाटएवर, मैंने आपको मेरे क्लास का टाइम बताया, सपोज करें कि टुडे इज मंडे एंड आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हमारी नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन वेडनेसडे एट 3:15 PM। ये मैंने आपको पर्ची पे लिख कर दे दिया। आप किसी को क्या बोलोगे, बोलोगे हारिस हनीफ इज अजर्टिंग, क्या बोला, हारिस हनीफ इज अजर्टिंग, दावा कर रहा है कि ये क्लास वेडनेसडे को 3 बजे है, राइट। या फिर मेरी लिखी हुई ये स्टेटमेंट है कि यार नेक्स्ट क्लास इज ऑन वेडनेसडे व्हाटएवर, या आपने स्टेटमेंट उठाई और आपने किसी को दिखाया, आपने बोला दिस इज द असर्शन ऑफ हारिस हनीफ। किसी की बात, किसी की स्टेटमेंट, कोई चीज लिखी हुई, उसको हम कहते हैं दावा करना, क्लेम करना, क्या करना, दावा करना या क्लेम करना। बेटा एक और एग्जांपल, आप आए यहाँ पर इंस्टीट्यूट में, आपने नीचे देखा नोटिस बोर्ड पे जहां पर भी कि आपकी क्लास रूम नंबर F1 में है, कहां पर है, आपके पोर्टल पे आया कहीं पर भी, ये मैनेजमेंट की तरफ से क्लेम है, किसकी तरफ से क्लेम है, मिसाल कीप इट वेरी सिंपल, ऑडिटर आता है देखता है, ऑडिटर आया सबसे पहले देखा भाई ये D1 की ऑडिट की क्लास कहाँ है, उसने टाइम टेबल देखा रूम नंबर F1, ये मैनेजमेंट की तरफ से क्या है, डिक्लेयर किया मैनेजमेंट ने, सही है। ऑडिटर आके चेक करेगा, कैसे देखेगा, पहले उसने उठाया टाइम टेबल, क्लास है रूम F1 में, हाँ या ना, फिर वो ऊपर चढ़ा सीढ़ियों से, दरवाजा खोल के देखा क्लास चल रही है, ऑडिट हो गया, खत्म। चीजें क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी असर्शंस है, रिपीट, किसके अंदर असर्शंस है, दावा करना, क्लेम करना। दरअसल अब मैं और प्योर करता हूं, दरअसल एक ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो चेक कर रहा है, लेकिन वो एफएस के अंदर असर्शन को देख रहा है, किसको देख रहा है। अब मैं डेफिनेशन लिखने से पहले, डेफिनेशन प्रेफर करूंगा याद हो जाए, अभी याद आपको करा देता हूं 10 मिनट में, सुनना जरा, कॉपी नहीं। मिसाल बेटा आपके सामने ये नेट बुक वैल्यू है, क्या ये, बल्कि अगर मैं ना भी लिखूं ना नेट बुक वैल्यू, सपोज करो ये आपके पास एसेट है और ये हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, आगे लिखा हुआ है ₹700, ठीक है। मुझे बताओ बस ये बैलेंस शीट है, कौन सी वैल्यू है, कॉस्ट वैल्यू है, नहीं सर कॉस्ट वैल्यू नहीं होती बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का मतलब होता है एज एट, पूरे साल की बची हुई कीमत, एंडिंग वैल्यू। तो भाईजान ये कॉस्ट वैल्यू नहीं है, ये कौन सी वैल्यू है, नेट बुक वैल्यू। क्या मैंने आपको ये लिख कर दिया, नहीं बेटा, बैलेंस शीट तो ऐसे ही होती ना, अगर आपने कोई बैलेंस शीट देखी है क्वेश्चंस में, रियल में कहीं लिखा होता है नेट बुक वैल्यू, ये फिगर खुद बता रही है, आई मीन ये फिगर इंप्लाइड है, इधर देखो क्या ये इंप्लाइड, अंडरस्टूड है कि भाईजान IAS 16 के मुताबिक ये आपके पास कौन सी वैल्यू है, नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू ये फिगर बोल रही है, ये फिगर इज इंटरप्रिटेशन, किसी फिगर की तशरी, इंटरप्रिटेशन, वो चीज कहलाती है असर्शन, क्या कहलाती है। नाउ टेक द डिफरेंट एग्जांपल, बेटा इधर आपने बैलेंस शीट देखी और ये है शेयर कैपिटल, क्या लिखा हुआ है, और आगे लिखा है ₹900, कौन सी कीमत है ये, पार वैल्यू, कहीं लिखा है मैंने पार वैल्यू, क्यों सर, अंडरस्टूड है, इट्स अ पार वैल्यू, ये फिगर खुद बोल रही है मैं पार वैल्यू हूं। आप उठाओगे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और देखोगे, आप उठाओगे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स,
और देखोगे कि ये 700 या जो भी कीमत है ये पार है या नहीं, पार पर है या नहीं, यस और नो। ये चीजें बोल रही हैं, ये फिगर्स बोल रही है, बात के मीनिंग क्रिएट कर रही हैं। आपने बैलेंस शीट देखी, इनकम स्टेटमेंट देखा, चलो एक और पॉइंट बेटा, ये आप आ जाते इनकम स्टेटमेंट की मिसाल पे। दिस इज द इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट के आगे लिखा होता है फॉर द ईयर, है ना, 2022 की। अब इसमें लिखी हुई है सेल, जो भी है, व्हाट विल यू अज्यूम कि 2021 की है, 20 की है, 22 की, 23 की, किसकी? क्यों लिखा हुआ है? इसका मतलब अंदर जितनी भी फिगर है 22 की है। ये फिगर बोल रही है कि मैं 2022 की फिगर हूं, सही है। एंड दैट यू हैव टू टेस्ट इट। आपको इस चीजों को क्या करना है कि वाकई में 2022 की है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई, 21 की फिगर तो नहीं लिख दी, 23 की एडवांस में तो नहीं खींच ली आपने। कहने का मकसद क्या है, हर फिगर की कुछ ना कुछ क्या है, इंटरप्रिटेशन है, तशरीह है, डिक्लेरेशन है, बात का मतलब है। एंड दैट बात का मतलब इज एक्चुअली व्हाट, असर्शन। अब एक काम करते हैं, अब असर्शन की फॉर्मल डेफिनेशन पर आते हैं। ये लिखा आपने, असर्ट का मतलब क्या है, टू डिक्लेयर समथिंग। हम सड़क पे जाते हैं ना, वो एरो लाइंस लगी होती हैं, ये एरिया डिफेंस जा रहा है, ये एरिया नाजमाबाद जा रहा है, ये एयरपोर्ट जा रहा है, ये आई कैप जा रहा है, वहां नहीं जाना, ठीक है, पेपर में जाएगा सर ये एरिया फलाना जाए। अब कहने का मकसद क्या है, ये भी आपकी गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, क्लेम है, असर्शन है। चीजों को इन्फॉर्म करना, चीजों को डिक्लेयर करना इज व्हाट, असर्शन। अब आ जाए, हेडिंग लिखिएगा सारे बच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। हेडिंग लिखो भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की असर्शंस। और इसकी बेटा हमने फॉर्मल जो है ना वो लिखनी है डेफिनेशन। असर्शंस क्या है बेटा, नाउ दीज आर, ऐसे कैसे रटना थोड़ी है, तो किताब में भी लिखे पढ़ लो, हमने तो समझना है भाई, समझाओ। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, अच्छा दो चीजें, एफएस को प्रिपेयर कौन करता है, मैनेजमेंट। बेटा हु प्रिपेयर्स द एफएस, मैनेजमेंट। असर्शन क्या है सुने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ क्लेम है, दावे हैं, कुछ क्या है, दावे, क्लेम, डिक्लेरेशंस है। अच्छा वर्ड डिक्लेरेशन, रिपीट सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या है, डिक्लेरेशंस है, किसकी तरफ से, बीओडी की तरफ से। बेहतरीन सर, दीज आर डिक्लेरेशंस in the financial statements by a board of directors. These are declarations in the financial statements by board of directors. अब ये जरा सुने पर्पल कलर से, आइदर भाई असर्शन एक्सप्रेस होती है या इंप्लाइड होती है, इंप्लाइड किसे कहते हैं, जो अंडरस्टूड है, जो अंडरस्टूड है। 3:45 बज गया, अंडरस्टूड, क्लास खत्म, 4:45 सॉरी, क्लास का टाइम खत्म, अंडरस्टूड है, खत्म। एक्सप्रेस जबानी कलामी बोले, वो क्या एक्सप्रेस है। अब मैं आपसे पूछता हूं, असर्शन इज एक्सप्रेस या इंप्लाइड, दोनों। सर कैसे, अभी तो आप कह रहे थे कि इंप्लाइड है, बात करते हैं, आइदर एक्सप्रेस और इंप्लाइड। अपने लिए लिखना है तो लिख ले, नहीं तो मैं वैसे वर्बली बता रहा हूं, डेफिनेशन में नहीं लिखूंगा। जरा मुझे गिनवा तो सही, एफएस में होता क्या क्या है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, एसोसिएट, सही है, कैश फ्लो, इक्विटी, नोट्स, नोट्स के अंदर जितना कुछ लिखा है एक्सप्रेस है। मिसाल, एक लीगल केस चल रहा है हमारे ऊपर और उसके हारने के चांसेस 20% है, क्या है, IAS 37 ये कहता है कि अगर भाईजान ये तो पॉसिबल चांस है, एंट्री शेंट्री नहीं बनानी इसकी, क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। मैंने नोट नंबर 52 में डिस्क्लोज कर दिया पूरी कहानी, क्या ये एक्सप्रेस असर्शन है, क्या ये, इट्स एन एक्सप्रेस असर्शन। और अगर कोई चीज
फिगर में लिखी हुई है तो वो क्या है, वो सब इम्प्लाइड है, वो सब क्या है, वो इम्प्लाइड है। तो बेटा आप जरा सुने दोबारा से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस क्या है, दीज आर डिक्लेरेशंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय बीओडी, क्या लिखा है, आइदर, अब सुने पता है क्या, कंप्लीट डेफिनेशन, ऑडिटर इसी का ऑडिट करता है, ऑडिट किसका ऑडिट करता है, असर्शंस का। रिपीट सर, असर्शंस क्या है, दीज आर डिक्लेरेशंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय किसकी तरफ से, आइदर खुल के या अंडरस्टूड, एक्सप्रेस और इंप्लाइड, एंड यूज्ड बाय द ऑडिटर, and used by the auditor to collect the evidence and consider the material misstatement. And used by the auditor to collect the evidence and consider the what, material misstatements. यहां तक बात सही है। अब सर एफएस असर्शन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस क्या है, डिक्लेरेशंस है। एफएस के अंदर मैनेजमेंट की तरफ से क्या है, डिक्लेरेशन, दावे, क्लेम, और चेक कौन करता है उसे, खत्म। दोबारा, एफएस में क्या होती है, असर्शंस, एफएस में असर्शंस है, चेक कौन करता है, कैसे 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 चेक करता है, प्रोसीजर लगा के, कैसे। अब आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीजर असर्शन यही दुनिया है, सब्सटेंटिव प्लानिंग वगैरह, ठीक है। दोबारा से, एफएस के अंदर पहले तो आपको हेडलाइन पता होनी चाहिए ना कि है क्या, फिर अंदर आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक पे जाते हैं। एफएस के अंदर क्या है, चेक कौन करता है, कैसे, खत्म। अब असर्शंस है क्या भाई, ये भी बता दें भाई। असर्शन याद रखने का आसान तरीका, आप ये निमोनिक एक याद रख लेना, क्या लिखा हुआ है भाई, CA कवर P। अच्छा, ये निमोनिक ऐसे याद रखने के लिए खुद ही बनाया, आगे पीछे कर लो यार। अब क्या चीज है भाई, एफएस की असर्शंस क्या है, CA कवर P, CA कवर P, ये क्या है बताएं, असर्शंस है भाई। अलग अलग निमोनिक कुछ भी बना ले याद रखने के लिए। CA कवर P क्या है, ये असर्शंस। अब एक एक टुकड़ा आपको बताते हैं, सी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, ए क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस का मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दरअसल जो डायरेक्टर्स बोलना चाह रहे हैं, जो मीनिंग थ्रो कर रहे हैं, या जो मीनिंग आप कैच कर रहे हो, आपने बैलेंस शीट पकड़ी, पढ़ी, आपके दिमाग में एक मीनिंग क्रिएट हुई, हाँ या ना, एंड दैट मीनिंग इज व्हाट द असर्शन, एंड यू आर गोइंग टू वेरीफाई द असर्शन। अब ये लिखो जरा, CA कवर P, इट्स अ निमोनिक, ऐसे याद रखने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में असर्शन मैनेजमेंट की तरफ से, ऑडिटर उन्हीं असर्शन को चेक करता है। रिपीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में असर्शन मैनेजमेंट की तरफ से, ऑडिटर उन्हीं असर्शन को चेक करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में असर्शन मैनेजमेंट की तरफ से, ऑडिटर उन्हीं असर्शंस को चेक करता है, राइट। अब सर दिस इज द असर्शन CA कवर P। अब आ जाते हैं सी का मतलब क्या है, आप सुने। आप कौन, ऑडिटर में मैनेजमेंट। आपने मुझसे बोला भाई इनकम स्टेटमेंट दिखाओ, बैलेंस शीट, कोई भी फिगर, कोई भी XYZ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। आपने कहा सर बैलेंस शीट, मैंने कहा ये लो। क्या मेरी तरफ से ये इंप्रेशन है कि ये बैलेंस शीट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, मेरी तरफ से तो ये इंप्रेशन जाएगा ना। आप भी जब ये बैलेंस शीट ले रहे हो, क्या अज्यूम करोगे, चेक करेंगे ना कंप्लीट है या नहीं, यस और नो, हम चेक करेंगे। सपोज आपको 2 चैप्टर पढ़ा दिए, एक ऑडिटर आके देखता है, वो क्या अज्यूम करेगा कि इसका काम मुकम्मल है, हाँ या ना, दैट्स इट। तो सी का मतलब है, सी का मतलब क्या है जी, तो सर कंप्लीटनेस का मतलब ये होता है कि जो फिगर्स एंड नोट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंप्लीट। फिगर्स एंड नोट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर व्हाट, ये दावा है मैनेजमेंट की तरफ से। मैनेजमेंट बोलेगी थोड़ी, ये अंडरस्टूड चीज है, कुछ अंडरस्टूड चीजें भी है। आपने मुझसे ट्रायल बैलेंस मांगा, मैंने कहा ये लो, क्या मैं ये बोलूंगा ये लो कैच इनकम्प्लीट है मेरी, आपने बोला ट्रायल बैलेंस, मैंने कहा ये लो, अंडरस्टूड है कि ये क्या है, कौन चेक करेगा, आप।
ट्रायल बैलेंस कैसे चेक करोगे कंप्लीट है या नहीं? सही है, कैसे चेक करोगे? एक्सक्यूज मी, ट्रायल बैलेंस कैसे चेक करोगे कंप्लीट है या नहीं? देखो अकाउंटिंग साइकिल सुने, शायद मैंने पहली क्लास में बात की थी अकाउंटिंग साइकिल की। सबसे पहले होता क्या था अकाउंटिंग में? सबसे पहले क्या होता दिखाता हूं, एंट्री बनी सर, एंट्री के बाद डे बुक्स, फिर वहां से फिगर उठा के लेजर, कंट्रोल अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट, उसकी रिकंसिलिएशन, फिर लेजर से उठा के ट्रायल बैलेंस, फिर वो बैलेंस नहीं होता भाई, फिर क्या होता है? अगर बैलेंस नहीं हुआ तो फिर सस्पेंस, एरर, रेक्टिफिकेशन, एडजस्टमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। ऐसा ही है। मैंने आपसे इंफॉर्मेशन क्या दी है? मैंने पूछा क्या? ट्रायल बैलेंस। या ट्रायल बैलेंस कहां से आ रहा है? तो पीछे के सारे रिकॉर्ड चेक कर लोगे, आया ना? ट्रायल बैलेंस में अगर 50 एंट्री है तो 50 लेजर होंगे, और उस 50 लेजर से पीछे क्या बनी होगी? तो ये सारी चीजें आपको पता है क्या? आसान लैंग्वेज में आप जब जाओगे ना ऑडिट करने तो आपको ये फाइनल चीजें मिलेंगी। ये फाइनल चीजें क्या है? इनकम स्टेटमेंट, और ये चीजें मिलेंगी आपको। यहां से जड़ तक पहुंचना है। जड़ को अंग्रेजी में हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। क्या बोलेंगे? हर एक चीज का सोर्स डॉक्यूमेंट है यार, उठा के आप चेक कर लो, खत्म हो गया ऑडिट। यही तो चीजें हैं। तो अब क्या चीजें हैं सर? अगर कोई फाइनल फिगर मिलती है तो आपने चेक करना है कि फाइनल फिगर कंप्लीट है या नहीं है, और कंप्लीट कैसा है कि पीछे से पूरी चेन आ रही है अकाउंटिंग की। दैट्स इट, लिखो कंप्लीटनेस। ए का मतलब है बेटा आपके पास एलोकेशन के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ना। सी का मतलब है क्लासिफिकेशन। एलोकेशन के लिए जरा जगह छोड़िएगा, ठीक है? सी का मतलब क्लासिफिकेशन है। पहले रुक जाए, मुझे लिखने दें। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर एक छोटी सी चीज लिख रहा हूँ, आप भी लिख लेना बेशक बाद में। ये देखो, ये एसेट है और इसके अंदर नॉन करंट एसेट है। इसमें लिखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 100, और इसमें मैंने लिखा है कैश 100। फिर लिखा है करंट एसेट में इन्वेंट्री, रिसीवेबल सब 100। गड़बड़ है कहीं? टोटल 400 ही है। गड़बड़ है किधर? गड़बड़। मैंने इसको उठा के इसकी ओरिजिनल जगह पे लिख दिया। सपोज इसकी जगह, एक मिनट रुक जाए, इसकी जगह कहाँ है? मैंने इसको कट करके ना इसकी ओरिजिनल जगह पे सही लिख दिया। क्या 400 पे फर्क आएगा? 400 विल रिमेन 400, हाँ या ना? लेकिन फिर भी मिस स्टेटमेंट है। क्या ये मिस स्टेटमेंट है? पता है क्या? कैश क्या है? कैश क्या है? कैश क्या है? कैश क्या है? अकाउंटिंग में बताओ ना, एसेट लायबिलिटी क्या है? एसेट है। करंट एसेट ना बोलना। कैश क्या है? बाद में क्या है? करंट एसेट। दो अलग अलग बात है। आप मुझे आके इंग्लिश में बोलोगे या ऑडिट की लैंग्वेज में, आपने बोलना है हारिस भाई कैश इज करेक्टली एलोकेटेड। क्या बोला? क्योंकि कैश को मैंने लिखा किस खाते में? एसेट। एलोकेशन ठीक है। एलोकेशन का मतलब होता है चीजों को, जैसे मैं एलोकेशन की मिसाल आपको कैसे, आपने कॉस्टिंग पढ़ी है ना सबने, वो नहीं होता कि रेंट प्रोडक्ट्स में एलोकेट हो जाता है, यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एलोकेशन है। कैश 5 चीजें होती हैं बेसिकली आपके पास अकाउंटिंग में। कैपिटल, ये क्लियर लिखा ना, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू। ठीक है, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट और क्या? रेवेन्यू। एसेट क्या है? ओ सॉरी, कैश क्या है? कैश को मैंने एलोकेट सही किया हुआ है मेन हेड्स में। बाद में आ जाओ एसेट के अंदर, ये कौन सा है? तो आप मुझे बोलोगे, यू आर एन ऑडिटर, अगर मैंने सही अकाउंटिंग की है तो आपका ओपिनियन होगा ट्रू एंड फेयर, आया ना? गलत की है तो नहीं, ऐसा कैसे? डायरेक्ट गोली थोड़ी मारोगे। क्या करोगे? सबसे पहले मैंने अगर मिस्टेक की है तो क्या करेंगे? ठीक करवाओगे ना। पहले आप मुझे बोलोगे भाईजान ये आपने गलत किया, इसको ठीक करें। मैंने ठीक कर दिया तो सही है, ठीक नहीं किया तो फिर आप उसमें जाओगे ना। यहाँ पर भी एक मसला है। अच्छा वैसे क्या प्रॉब्लम है? मैंने कैश को लिख दिया ना करंट एसेट, क्या प्रॉब्लम है? नॉन करंट तो प्रॉब्लम क्या होगा?
अरे नुकसान क्या होगा? वेरी गुड, इसको होल्ड रखना, वेट करना। मैंने इसको नॉन करंट एसेट में लिख दिया, क्या बैलेंस शीट टाई नहीं होगी? हो जाएगी। तो क्या तकलीफ है, मैंने इसको एनसीए में लिख दिया तो एसेट थोड़ी ओवर स्टेट हो रहा है क्या? एक साल के बाद यार एक चीज होती है ना रिपोर्टिंग, खबर देना किसी को। मैं आपको एक खबर दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अकॉर्डिंगली आपका डिसीजन होगा, हाँ या ना? अकॉर्डिंगली आपका डिसीजन होगा। मैनेजमेंट ने आपको इन्फॉर्मेशन दी ना पोर्टल के थ्रू कि आज क्लास है, तो आप अकॉर्डिंगली घर से निकले या जो भी आपकी क्लास वगैरह है, इंफॉर्मेशन की बेस पर सामने वाले का क्या होता है। और हम मैनेजमेंट, मैं हारिस मैनेजमेंट किसको खबर दे रहा हूं? शेयर होल्डर को, हाँ या ना? अब वो खबर सच है या झूठ है, उसके लिए आपको रखा है क्या हारिस की इंफॉर्मेशन देख सच है या झूठ है इंफॉर्मेशन, ताकि फिर वो शेयर होल्डर तक रिलीज होगी। अब मैंने ये लिख दिया, तो शेयर सपोज ये जाने दिया, पहुंच गए शेयर होल्डर के घर में, शेयर होल्डर ने पढ़ा कैश नॉन करंट एसेट, क्या समझेगा कि वो 1 साल से ज्यादा के लिए। अजीब सी चीज हो जाएगी। अब आप जो कह रहे थे बोलना, दैट वाज वेरी गुड, बोलो रेशो पूरे हिल जाएंगे। क्यों? करंट रेशो आता है ना। करंट रेशो क्या है आपके? मेरे को बताओ, कोई भी आदमी मेरे ख्याल में 100 कोई कभी भी हो ही नहीं सकता, जहां तक मेरे इंडस्ट्री नहीं, कोई भी स्टेक होल्डर पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकते। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। हर आदमी अपनी अपनी रेलिवेंसी के लिए पढ़ता है, सही है। मैं पहुंचा बैंक में, कहां पहुंचा? मैंने कहा कर्जा चाहिए, मैंने बोला 1-2 महीने में वापसी कर देंगे। ओवरड्राफ्ट, क्या चाहिए? ओवरड्राफ्ट। बैंक दे देगा, ऐसे ही टर्म्स है दे देगा, टर्म्स है दे देगा, टर्म्स एंड कंडीशंस है हमारी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा ना, ये जो ओवरड्राफ्ट है मुझे कब सेटल करना है? 1-2 महीने में। बैंक निकालेगा करंट रेशो, क्या निकालेगा? वो क्या समझेगा करंट रेशो, करंट एसेट तो है ही नहीं। बैंक की नजर में करंट एसेट सब कितने नजर आ जाएंगे? जबकि 300 है। यस और नो? मैं बैंक के पास गया एक दूसरा कर्जा लेने, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो ज्यादा से ज्यादा वो गियरिंग रेशो निकाल लेगा। क्या निकाल लेगा? इन्वेस्टर्स के पास गया पैसा मांगने, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे। हर आदमी अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, तभी तो उसको स्टेक होल्डर कहते हैं कि आपका इंटरेस्ट कुछ और, आपका कुछ और, आपका कुछ और। तो यहां पर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट सिस्टम क्या होगा सर? सिस्टम ये होगा, एफएस की मीनिंग्स चेंज हो जाएगी, हाँ या ना? फिर कोई कच्चा पक्का अकाउंटेंट होगा, वो बोलेगा अच्छा कैश पे भी डेप्रिसिएशन लग रही होगी, उल्टी खबर जा रही है ना, यस और नो? क्योंकि आप ये देखो, कच्चा पक्का अकाउंटेंट तो उसको कुछ और ही बोलेगा। अब सिस्टम क्या है सर? कैश इज करेक्टली एलोकेटेड बट इट इज मिसक्लासिफाइड, बट इट इज व्हाट? अच्छा, इसी तरीके से डेप्रिसिएशन किसको अलॉट करते हैं? टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स को। इम्पेयरमेंट्स किसको एलोकेट करते हैं? नॉन करंट एसेट। एमोर्टाइजेशन किसको एलोकेट करते हैं? इंटेंजिबल एनसीए को। यस और नो? सो दैट्स एन एलोकेशन। तो बेटा मुझे इतना बताएं, क्या इसमें सही है या खराबी है? सही भी है, खराबी भी है। यानी कि सही क्या है? मेन हेड तो सही है ना, फिगर्स आपने हेड में तो सही लिखी है, सब हेड्स में गलत लिख दिए। तो लेकिन हम फिर भी प्रोनाउंस करते वक्त या बोलते वक्त हम इसको यही बोलेंगे, एलोकेशन एंड क्लासिफिकेशन। क्या बोलेंगे? मैं बोलते ना तालीम और तरबियत, तालीम एक साथ इस्तेमाल में, एलोकेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो बेटा एलोकेशन का मतलब यही है कि जो आपके पास फिगर्स हैं वो एलोकेटेड टू करेक्ट हेड्स, ठीक है ना बेटा? एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इधर आ जाए। अब लिख ले एलोकेशन, पहले एलोकेशन ही लिख ले। एग्जाम्पल बेटा आपके पास इन्वेंट्री है, is allocated to assets, depreciation is allocated to tangible NCA, सॉरी जस्ट आइए। आप है कौन जल्दी बताएं? ऑडिटर। आप जब जाओगे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो आपके जहन में यही घूमने होनी चाहिए, कंप्लीट है कि नहीं है, एलोकेट सही है या नहीं है,
क्लासिफिकेशन सही है या नहीं है, आगे और जो भी है, यस और नो। तो ये चीजें आपने अपने जहन में रखकर जानी है कि यार ये चीजें हैं एफएस के अंदर और इन्हीं को ही चेक करना है, ठीक है ना। अच्छा, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ बेटा? क्लासिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि figures are in their proper, या मैंने सब हेड्स लिख दिया, समझ गया ना सब हेड्स क्या है, यानी कि CA NCA वगैरह। तो यानी कि बेटा यहाँ पर क्या है, कैश इज, ये लो मैं जूम इन कर देता हूँ, ये लो अब देख लीजिए, फिगर्स आर एलोकेटेड टू करेक्ट हेड्स, इन्वेंटरी इज एलोकेटेड टू एसेट, डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन, एक एग्जांपल से समझ आ जानी चाहिए। यहां पर कैश इज करेक्टली एलोकेटेड, एग्री कर रहे हो या नहीं? करेक्टली, लेकिन मिसक्लासिफाइड है भाई, इसकी क्लासिफिकेशन सही नहीं है। इट्स अ थिंग, खर्चा हुआ है, व्हाट इज दिस? रोज का खर्चा, रोज का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट्स अ क्लासिफिकेशन, यस और नो। पैसा आ रहा है, पैसा, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस? पैसा आ रहा है, व्हाट इज दिस? इनकम है, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे ना, मेरा रोज का काम है ये पेन बेच के पैसा कमाना, रोज का मेरा ये काम है। तो इट इज माई ट्रेडिंग इनकम, क्या है? ये मशीन सही नहीं चल रही, बेच दिया, अदर इनकम। इनकम तो इनकम है, हाँ इनकम तो इनकम है, कुछ अदर है, कुछ रूटीन है, दैट्स अ थिंग। तो इनकम इज करेक्टली एलोकेटेड इन द इनकम स्टेटमेंट, और वो नॉर्मल इनकम है या फिर अदर इनकम है, दैट इज व्हाट द क्लासिफिकेशन। अब आ जाए बच्चे सारे इधर, कैश इज बट मिसक्लासिफाइड। लिखे जरा इसे सारे स्टूडेंट्स, जो लिखा एज इट इज लिखिएगा, एज इट इज लिखे, एज इट इज। एक मिनट लीजिए, एज इट इज लिखिएगा जस्ट। हाँ जी, असर्शन का मतलब क्या है? दावा करना। क्या करना? दावा करना। दावा क्या है? सी ए कवर बी, सी फॉर कंप्लीटनेस, आगे पीछे कर लेना, स्टेप्स नहीं है, याद रखने के लिए बनाया। सी फॉर कंप्लीटनेस, ए फॉर एलोकेशन एंड क्लासिफिकेशन, ए सी हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट, सी ए के बाद दोबारा ए फॉर है सस्ते जो, अच्छा चलो कोई नहीं, ए फॉर व्हाट? एक्यूरेसी। बेटा इधर एक्यूरेसी क्या चीज है? एक्यूरेसी का मतलब होता है, ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन क्या है ट्रायल बैलेंस की? इट चेक्स द एक्यूरेसी ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। घर जाके किताब में देखना, उसमें लिखा हुआ होगा, इट चेक्स द व्हाट? एक्यूरेसी ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यही है एक्यूरेसी। यार एक्यूरेसी का मतलब क्या है? एक्यूरेसी का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 100 माइनस माइनस प्लस 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 माइनस वगैरह करके फाइनल फिगर आ गई आपके पास 71। ये फिगर एक्यूरेट है, गलती भी हो सकती है, हाँ या ना? यहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजें ऐड की, प्लस की, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट, एडिशन एडिशन एडिशन, डिस्पोजल, इंपेयरमेंट वगैरह। नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? ऑडिटर ने उठाया कैलकुलेटर, प्लस माइनस किया, हाँ भाई फिगर एक्यूरेट है। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि जो भी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट है, जो भी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है, दैट इज उसका टोटल ठीक है। क्या ठीक है? ये दावा करना किसका है?
चेक कौन करेगा? आप। सिंपल, इनकम स्टेटमेंट उठाई कैलकुलेटर के साथ, कैलकुलेटर है ना, या बराबर वालों से मांगोगे, है ना? सर हमने कैलकुलेटर लिया, चेक किया, एक्यूरेसी, दैट्स इट। एक्यूरेसी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो भी फिगर्स हैं, फिगर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मैथमेटिकली क्या बेटा? आर मैथमेटिकली एक्यूरेट, यानी कि इसका टोटल प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस, ये दावा हो रहा है, इंप्लाइड दावा है। क्या है? लिखे मेरे साथ साथ, इंप्लाइड दावा है मैनेजमेंट की तरफ से, ऑडिटर उसको चेक करता है प्रोसीजर लगा के, एफएस में असर्शन है, ऑडिटर चेक करता है प्रोसीजर लगा के। फिगर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मैथमेटिकली एक्यूरेट, यानी कि टोटल सही है। ये सारे सीए कवर पी इज द क्लेम, आर द क्लेम्स, डिक्लेरेशंस फ्रॉम मैनेजमेंट। कुछ क्लेम अंडरस्टूड है और कुछ क्लेम एक्सप्रेस है। किसको चेक करना है? प्रोसीजर लगा के। अब आ जाए सी। सी का मतलब है कट ऑफ। सी का मतलब क्या है जी? सी ए, सी फॉर कंप्लीट। मैं बार बार बोलूंगा ना, आपको याद हो जाएगा। और यार यही चीज आपको बताऊं, पूरा ऑडिट ही इन्हीं चीजों के ऊपर घूमता है, असेशन प्रोसीजर, असेशन प्रोसीजर। देखते ही देखते 25, 30, 40 नंबर हो जाते हैं इसमें, अलग अलग किस्म की रिक्वायरमेंट्स है। सी फॉर कंप्लीटनेस, एलोकेशन, क्लासिफिकेशन, एक्यूरेट। सी फॉर एनी आइडिया व्हाट इज कट ऑफ? मैंने उस दिन भी कहा था ये टू वे कम्युनिकेशन, आप भी बोलें कुछ, लेकिन कुछ सही बोलना। हाँ क्या? व्हाट इज कट ऑफ? चलो मैं भी यूं करके मैं कुछ तो बोलो, बोलो नहीं आता, खत्म। व्हाट इज कट ऑफ? हाँ चलो, आपने जो, हाँ ये हुई ना एंड वाली बात, चलो सही सही। हाँ डेडलाइन नहीं बोले कुछ। एनी आइडिया कट ऑफ? अच्छा मैं बताऊं आपको, आपको सबको पता है कट ऑफ क्या है, लेकिन आपको शायद उसका नाम नहीं पता। सारी चीजें पढ़ी हुई है, अभी आगे पता चला, अच्छा वो ये हो गया। कट ऑफ का मतलब होता है रिकॉर्डिंग टाइम पीरियड्स। क्या चीज? ध्यान से सुनना, मैंने 2022 की सेल लिखी है, इसका मतलब क्या है? ये जो सेल है 50,000 रुपए की, ये कौन से साल की है? कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब होता है जो ट्रांजैक्शन जिस टाइम पीरियड में हो उसी पीरियड पे रिकॉर्ड की है। रिपीट, जो ट्रांजैक्शन जिस टाइम पीरियड में होती है उसी टाइम पीरियड में रिकॉर्ड होनी चाहिए। मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, इस कट ऑफ को डायरेक्टली अगर तुम्हें कनेक्शन लेकर जाना है तो आइए, यानी कि बचपन का एक कॉन्सेप्ट था, वो क्या था? एक्रूअल कॉन्सेप्ट को हिट करता है डायरेक्टली। ठीक है, एक्रूअल क्या कहता था? एक्रूअल कहता है भाई ट्रांजैक्शन हो लिख लो, ट्रांजैक्शन हो लिख लो उसी वक्त। आज अच्छा, मेक इट वेरी सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल। मेरी कंपनी का ईयर एंड है 31 दिसंबर 2022। ईयर एंड कब है? मुझे कस्टमर ने परचेज ऑर्डर भेजा 26 दिसंबर को, ठीक है, और मैंने सामान डिलीवर किया 30 दिसंबर, उसी 2 दिन में। ठीक है, उसी 2-3 दिन में। सेल कौन से साल की है? मैंने 2022 की ही इनकम स्टेटमेंट में लिखा, 30 दिसंबर को ही लिखा है। क्या कोई गड़बड़ की है या सही है? आप बोलोगे सर हारिस आपका कट ऑफ सही है। क्या सही है? केस 2, कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया 26 दिसंबर को, मैंने सामान डिलीवर किया 30 दिसंबर को ऑन द सेम वीक, लेकिन उधारी की थी। क्या था? ध्यान से सुना, उधार। आपने मुझे ऑर्डर दिया 26 दिसंबर 2022, मैंने आपको सामान डिलीवर किया 30 दिसंबर 2022,
3 दिन के बाद पैसे आपने मुझे बोला हारिस भाई पैसे मैं आपको जून में दूंगा, मैंने कहा ठीक है, पैसे कब आगे जा रहे हैं, जून में दे देना। अब फिर मैं आया फैक्ट्री में, ऑफिस में, बंद करके चला गया। मैंने उसको जून की महीने, जून 2023 को जाके एंट्री बनाई, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, सही है गलत है? इससे क्या होगा? इससे 2022 की सेल कम हो गई है और 23 की बढ़ गई है ना? आप मुझे बोलोगे भाई देयर इज अ कट ऑफ, देयर इज अ मिस स्टेटमेंट इन कट ऑफ, देयर इज अ मिस स्टेटमेंट इन। अब मैनेजमेंट का दावा क्या है? मैनेजमेंट का दावा क्या है? कट ऑफ खराब है या सही है? सही है। चेक कौन करेगा? आप। कैसे? डॉक्यूमेंट प्रोसीजर लगा के। अच्छा, ये इसी के ऊपर प्रोसीजर लगाते हैं। कैसे चेक करोगे कि मैंने 30 तारीख को लिखा है या नहीं? एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम कहते हैं ये GDN, मतलब गुड्स डिलीवरी नोट। मैंने जब आपको सामान भेजा था 30 तारीख को, तो सामान के साथ पर्ची भी तो भेजूंगा, साइन करके वापसी लाएगा। वो क्या चीज है? इसमें डेट क्या होगी? 30। रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट कौन सी तारीख को होगी? 30। आपने उठाया GDN, उस पे देखे 50 यूनिट्स, भाई अमाउंट भी तो वेरीफाई करनी है। 50 यूनिट्स और 1 यूनिट था फॉर एग्जांपल 100 का, तो आपके पास अमाउंट आ गई 5000 की। सवाल कितने रुपए की सेल हुई है? ये नहीं, 50 तो यूनिट्स हैं, 100 रुपए का एक है तो 5000। आपने उठाया GDN पे आपने देखी डेट, क्या देखी? 30 तारीख। फिर आपने बोला आरिस भाई जरा वो एंट्रियां दिखाओ, लेजर वेजर जो भी होता है दिखाओ। मैंने दिखाया, वो भी कौन सी तारीख को है? 30 को। इसका मतलब क्या वेरीफाई हो गया? कट ऑफ। क्या वेरीफाई हुआ? दैट्स इट, खत्म। कट ऑफ का मतलब है, अच्छा डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइंट, कंपनी, व्हाटएवर, इनकी तरफ से क्या इंप्रेशन है कि जो कुछ लिखा है सही पीरियड में गलत में? चेक आप करोगे। लिखना जरा, कट ऑफ का मतलब होता है फिगर्स आर recorded in the correct time period. Figures are recorded in the correct time period. Figures are recorded in the correct time period को underline कर लेना। Figures are recorded in the what? Correct time period. जी, assertions मैनेजमेंट की तरफ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर छुपे हुए बात के मतलब ये क्या है? ये डिक्लेरेशंस है, असर्शंस है। किसकी तरफ से? चेक ऑडिटर करता है। प्रोसीजर बाद में, प्रोसीजर अगली क्लास की कहानी होगी। आज असर्शंस, मैनेजमेंट के दावे सीख रहे हैं, फिर कल हम अपनी कार्रवाई करेंगे। हमारी कार्रवाई इंग्लिश में क्या? प्रोसीजर्स। फिर उनको जोड़ेंगे, वो क्वेश्चन आंसर्स बन जाएंगे। कट ऑफ फिगर्स कहाँ लिखी है? करेक्ट टाइम पीरियड में, दैट्स इट, सही टाइम पीरियड में। आगे बढ़े। ओ का मतलब है, ठीक है लिखा हुआ है, अकरेंस भी एक दावा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये 7-8 दावे हैं, CA कवर भी। बेटा अकरेंस क्या चीज है? अकरेंस का मतलब है, सर इनकम स्टेटमेंट दिखाओ। मैंने दिखाई, ये इनकम स्टेटमेंट लिखी हुई है, सुने, एक्सक्यूज मी, इनकम स्टेटमेंट सही है। मेरी तरफ से क्या इंप्रेशन है? जो कुछ लिखा है वो सच है झूठ है? ये इंप्रेशन किसकी तरफ से? फैसला आप करोगे प्रोसीजर लगा के। आपने बोला सर वो एंट्रीज वगैरह दिखाए, इनकम स्टेटमेंट ये वो, मैंने बोला ये लो, जो कुछ लिखा है सब झूठ है। क्या मेरी तरफ से ये इंप्रेशन होगा? नहीं, मेरी तरफ से इंप्रेशन क्या है? सब कुछ सही हुआ है। अकरेंस का मतलब ये है, जो इस इनकम स्टेटमेंट में लिखा है वो वाकया कभी, यानी आपने इनकम स्टेटमेंट में देखी सेल, तो सेल हुई है, परचेज हुई है, एक्सपेंस हुए हैं। अब वो वाकया पेश आया था, उसकी कोई कागजी कार्रवाई तो होगी, यस और नो? वो कागजी कार्रवाई चेक करोगे, पता चल जाएगा कि सही है नहीं। वो प्रोसीजर्स बात की कहानी। अकरेंस क्या है? असर्शन। मैनेजमेंट का दावा है कि जो भी फिगर्स, मेरा मतलब है ट्रांजैक्शंस, which are recorded
क्या लिखा हुआ है? वर्ब genuinely occurred, not fake. फेक नहीं है भाई, जो कुछ लिखा है वो सब कुछ हुआ भी है, वो हुआ है, सेल हुई है। सेल कैसे चेक करोगे सेल हुई है? टाइम पीरियड मत बताना, टाइम पीरियड नहीं बताना, सेल हुई है कैसे देखोगे? हाँ, सेल हुई है कैसे देखोगे? अच्छा मैं बताऊं, हर चीज को पता है क्या, ऑडिट सब्सटेंटिव जो भी है बेटा, इसका मतलब होता है चीजों को जड़ से देखना। सेल कब हुई होगी? सेल कब हुई होगी? जब कस्टमर ने ऑर्डर दिया था। कस्टमर ऑर्डर देता है उसको ये कहते हैं, ये क्या है? परचेज ऑर्डर। सिंपल बेटा ये देखना है सेल हुई है या नहीं, कस्टमर का पीओ उठाओगे, हाँ या ना? कस्टमर का परचेज ऑर्डर कॉपी तो होगी ना मेरे पास, कस्टमर का परचेज ऑर्डर उठाया और मैंने जब सामान बेचा था तो मैंने दो चीजें भेजी थी साथ, जीडीएन जिसपे उसकी साइन होकर वापस आया था, गुड्स तो दे दिया ना, और इनवॉइस। इनवॉइस आपने ये दो तीन डॉक्यूमेंट्स देखे, हाँ भाई एबीसी लिमिटेड का परचेज ऑर्डर, तेरा भेजा हुआ जीडीएन इनवॉइस, हाँ इसका मतलब है सेल हुई है, सेल हुई है, अकरेंस। फिर आपने उनकी डेट्स देखी, एंट्री देखी, ये क्या वेरीफाई हुआ? कट ऑफ। क्या वेरीफाई हुआ? रिपीट। सुनो इधर गौर से, इधर कागजात देखे, अभी तारीख पैसा वैसा कुछ नहीं, कागजात देखे, पीओ जीडीएन इनवॉइस सारे कागजात देखे, हाँ भाई सेल तो हुई है। अब आपने बोला यार हारिस तूने सही पीरियड में रिकॉर्ड की है या नहीं, डेट देखी और वहां पर उसकी डेट देखी, इसका मतलब है समझ में? तो हर एक एक में एक एक इंफॉर्मेशन उठाते हैं, असर्शन वेरीफाई होती चली जाती है, और यही सब्सटेंटिव है, इतना लंबा चौड़ा 20-25 नंबर की वेटेज जी। अकरेंस, अकरेंस का मतलब क्या? जो कुछ लिखा है हुआ है, सच है, झूठा नहीं है। आगे बढ़े, वी बेटा, वी फॉर वैल्यूएशंस, और वैल्यूएशंस का मतलब है एंडिंग वैल्यू। बेटा वैल्यूएशंस का मतलब क्या है? एंडिंग वैल्यू। और ये जो आपके पास एंडिंग वैल्यू है बेटा, ये जो एंडिंग वैल्यू है ये किसको रेफर कर रही है? बैलेंस शीट को, हाँ या ना? सर जी एसेट इक्विटी लाइबिलिटी, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में तो एंडिंग वैल्यू नहीं लिखते ना। सेल हुई थी 50,000 की, इनकम स्टेटमेंट में क्या फिगर जाएगी? 50,000। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर आपने मुझे थोड़े थोड़े पैसे दे दिए, 10,000 बच गए, तो बैलेंस शीट में तो 10,000 जाएगा ना, और सेल कितनी जाएगी? पूरे 50 की। तो इट इज नॉट पूरे साल की वैल्यू, इट इज कौन सी वैल्यू? एंडिंग वैल्यू। बैलेंस शीट के आइटम की बात हो रही है। तो बेटा बैलेंस शीट में नॉर्मली तीन चीजें हैं हमारे पास, एसेट, इक्विटी और क्या? ये कहता है एसेट इक्विटी लायबिलिटी आर ऑल एट देयर एप्रोप्रिएट वैल्यूज, आर ऑल एट देयर व्हाट बेटा? क्या आप मुझे बताएंगे बैलेंस शीट में कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं? बैलेंस शीट में कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं? सर इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआर नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर होती है। टेंजिबल एनसीए बुक वैल्यू पर होता है। शेयर कैपिटल पार वैल्यू पर होता है। फेयर वैल्यू मॉडल है तो फेयर वैल्यू पर होता है। यस और नो? कितनी वैल्यूएशंस है? हर एक चीज अपनी अपनी एप्रोप्रिएट। कर्जा लिया था 10 लाख का, मैंने चुका दिया, 3 लाख बच गए, बैलेंस शीट में क्या रिपोर्ट करूंगा? 3 लाख। ये मेरी लाइबिलिटी की बुक वैल्यू है। क्या है? सो इसका मतलब सर आपकी इनकम से सॉरी बैलेंस शीट में एंडिंग वैल्यू हर एक चीज अपनी अपनी एप्रोप्रिएट वैल्यूएशंस पर है। यानी कि बेटा दो चार जरा वैल्यूएशन के नाम बताओ। ये क्या लिखा मैंने? नेट बुक वैल्यू। सर ये मैंने क्या लिखा है? पार वैल्यू। हर एक चीज ना यार, हर एक चीज अपने ऊपर पार वैल्यू पर है। ठीक है सर, आपके पास बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू है, एनआरवी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें वैल्यूएशंस पर है। कॉपी कॉपी जल्दी से।
असर्शंस मैनेजमेंट की तरफ से दावा, चेक ऑडिटर करता है प्रोसीजर लगा के, सही है। ये कलमात बार बार पढ़ते रहना, अकेले अकेले नहीं पढ़ना, लोग सही नहीं समझेंगे। assertions फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट की तरफ से दावे चेक करता है ऑडिटर, प्रोसीजर लगा के, प्रोसीजर बाद में। आज हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, दावे। मैनेजमेंट की तरफ से assertion, C फॉर कंप्लीटनेस, A एलोकेशन क्लासिफिकेशन, एलोकेशन मेन है, क्लासिफिकेशन सब है, ठीक है। A फॉर एक्यूरेसी, टोटल, ठीक है। फिर C फॉर कट ऑफ, सारी चीजें अपनी अपनी सही डेट्स में लिखी है, ठीक है। दैट्स द कट ऑफ। चेक कौन करेगा, आप डॉक्यूमेंट्स उठा के तारीख देखिए, कट ऑफ। नेक्स्ट ओ फॉर अकरेंस, सर जो कुछ लिखा है वो हुआ है, झूठा नहीं है। फिर वी फॉर वैल्यूएशंस, हर चीज अपनी अपनी मुनासिब कीमत पर लिखी हुई, कीमत लगाई जाती है ना चीजों की। आगे बढ़े, बहुत सारी वैल्यूज है, नेट बुक वैल्यू है, कॉस्ट वैल्यू है, एनआरवी है, मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, डिप्रेस्ड एनआरवी भी होती है, वो नॉर्मल एनआरवी से भी कम, हर किस्म की जिसकी कीमत होती है जो आप रखते हैं। एनीवेज आगे बढ़े, जब डिटेल आएगी उसमें। फिर आगे बढ़ा ई का मतलब है, ये क्या लिखा हुआ है सर, एसेट्स, इक्विटी, लायबिलिटीज। ये क्या लिखा हुआ है, इनका वजूद है, एग्जिस्टेंस। अच्छा, आपके हिसाब से एग्जिस्टेंस किसको शो करेगा, बैलेंस शीट को, इनकम। कभी मैं बोलूंगा कि सेल एग्जिस्ट करती है, सेल तो अक्कर होती है, सेल तो अक्कर होती है, सही। अब मैं आपको बता दूं डिफरेंस एग्जिस्टेंस और अकरेंस में। एसिड एग्जिस्ट करता है, एक्सक्यूज मी, मैंने आपको भी बोला कि रूम नंबर F4 में एक नया जो है ना इक्विपमेंट लाके रखा है, मैंने वहां रखा है रूम F4 में, मान लिया। डोंट ट्रस्ट, वेरीफाई कैसे, दिल में तो शक पैदा होगा ना, झूठ बोल रहे हैं, जाके देख लेते हैं। आप गए, कमरा खोला, वो मशीन पड़ी हुई है, क्या वेरीफाई हुआ, एग्जिस्टेंस। एसिड भी एग्जिस्ट करता है, इक्विटी भी एग्जिस्ट करती है, लायबिलिटीज भी एग्जिस्ट करता है। आप करोगे उसको प्रोसीजर लगा के चेक, डन। अब सवाल यार, ये एग्जिस्टेंस और अकरेंस में फर्क क्या है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकरेंस एंड एग्जिस्टेंस। कोई एग्जांपल, बच्चों वाली एग्जांपल से बात होगी। हाँ जी, एग्जिस्टेंस क्या है और अकरेंस क्या है। कैन यू पीपल टेल मी अकरेंस किसको हिट कर रही है, बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को एक एंट्री बना दे, इधर सेल हुई है, इधर कैश पे क्रेडिट पे, क्या किसने सेल रखे, क्रेडिट पे, चलो एंट्री क्या बनेगी, रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट, ऐसा ही है उर्दू में। रिसीवेबल हुए हैं, सुनने में कितना अजीब लग रहा है, हुआ क्या है, सेल हुई है, रिसीवेबल एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट करता है, रिसीवेबल एग्जिस्ट करता है। तो रिसीवेबल एग्जिस्टेंस बैलेंस शीट, सेल अकरेंस इनकम स्टेटमेंट, हुई है, कैश पे सेल हुई है, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, हुआ क्या है, सेल अकर हुई है, कैश ये पड़ा एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ या ना, दैट इज द थिंग। तो एग्जिस्टेंस कहते हैं किसी भी चीज की प्रेजेंस, किसी भी चीज का वजूद। आ जाओ, ई के बाद क्या है, आर, कवर, कवर, COVER, कवर, R for rights and obligations, R for rights और बेटा R for rights and obligations, इसको सर्कल करके एरो मार के लिखिएगा बेटा, ये ऑनरशिप को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है बेटा, व्हाट इज राइट, व्हाट इज ऑब्लिगेशन। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मैंने एक प्रॉपर्टी पैसे दे के पूरे खरीदी है, उस प्रॉपर्टी पे मेरा ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन है नहीं,
पैसे दे के मैंने खरीद ली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मेरा क्या है? ऑब्लिगेशन। केस 2, मैंने वही प्रॉपर्टी किराए पर ली हुई है, दोनों है, किराया दे रहा हूं ना महीने का, तो मेरी मर्जी में जब मर्जी खोलूं बंद करूं, मेरा हक है, राइट टू यूज एन ऑब्लिगेशन टू पे। किस्तों पे लिए मैंने, मतलब किस्तों को क्या बोलेंगे हम लोग? लीजेस। IFRS 16, सर मैंने लीजेस पर एक एसेट लिया हुआ है, एक्वायर्ड द एसेट ऑन लीज, सर देयर इज अ राइट टू यूज एंड ऑब्टेन द इकोनॉमिक बेनिफिट, मेरा हक है। एन ऑब्लिगेशन टू पे लीज रेंटल। आपको एक बात पता होगी कि जिस विसिनिटी में होता है, कराची की एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को अपग्रेड भी करते हो ना, तो आपको अप्रूवल चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो KDA, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्लिफ्टन में CBC वगैरह, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड वगैरह, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रेमिसेस है, आपने उसमें एक फ्लोर और ऐड किया है, आपको पहले गवर्नमेंट से क्या लेना होगा? अप्रूवल लेना होगा। आप गए उसके ऑडिट पे, एक्सटेंड किया है, तो आप वो अप्रूवल डॉक्यूमेंट देखोगे कि मेरा कानून ने जब इजाजत दी है तो मेरा उस पर राइट है, मेरा उस पर क्या है? वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। भाई थोड़ी देर पहले क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था एक नई प्रॉपर्टी परचेज की है। क्या परचेज की है? वो लीगल ट्रांसफर डीड देखा था, हाँ ना, उसमें मेरा नाम देखा, हारिस हनीफ। इसका मतलब मेरा उस प्रॉपर्टी पे क्या है? या ऑब्लिगेशन, पता नहीं। किराए की है तो दोनों है, खरीदी है तो सिर्फ राइट है, ऑनरशिप। तो इसका मतलब राइट होता है राइट ऑन एसेट, एंड ऑब्लिगेशन किसमें होती है बेटा? राइट ऑन एसेट एंड ऑब्लिगेशन ऑन लायबिलिटीज। राइट ऑन एसेट एंड ऑब्लिगेशन ऑन लायबिलिटीज, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? P फॉर प्रेजेंटेशन। बेटा इसका मतलब होता है फॉर्मेट, लेआउट। कोई मुझे बोल के दिखा दे कि फिगर की कैलकुलेशन मैंने गलत की है। गलत है? सही है। एक मिनट, आपने कैलकुलेटर उठाया, -20 + 25 = 5, एक्यूरेट है? एक्यूरेट है हाँ या ना? सर एक्यूरेट है, ठीक है। सेल की सारी कागजात निकाल लिया, कर भी हुई है, डेट्स देखी, सही पीरियड में भी लिखी हुई है, COGS में भी यही है। किधर गड़बड़ आ रही है? फॉर्मेट में, प्रेजेंटेशन में। दैट्स अ प्रेजेंटेशन। IAS 1 क्या कहता है? नाम क्या IAS 1 का? बेटा IAS 1 क्या कह रहा है? नाम क्या उसका? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। इधर क्या गलत है? प्रेजेंटेशन गलत है सर। मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं इनडायरेक्ट मेथड से, सबसे ऊपर मैंने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर फाइनेंसिंग, फिर ऑपरेशनल। टोटल तो बैलेंस ही होगा ना, फर्क क्या है? प्रेजेंटेशन में देयर इज अ वे टू प्रेजेंट द थिंग। चीज होनी भी सही चाहिए और उसकी प्रेजेंटेशन भी सही होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को प्रेजेंटेशन से मीनिंग क्रिएट होती है। तो सर सबसे पहले आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखें, उसके बाद वो वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट करें, फिर आगे कहानी लेकर जाए। दैट्स अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये भी एक असर्शन है। पीछे दोबारा शुरू से जल्दी। असर्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मैनेजमेंट की डिक्लेरेशंस, मैनेजमेंट के क्लेम्स, दावे। अच्छा ये असर्शन आपको किधर से, कौन से आयजा से मिली है? 315 पूरा आयजा नहीं पढ़ा है, उसके अंदर एक टॉपिक पढ़ा है क्या? असर्शन चैप्टर 3 में मिलेगा आपको। असर्शन में भी एक चीजें और है, कुछ असर्शंस बैलेंस शीट को हिट करेंगी, कुछ इनकम स्टेटमेंट को। कुछ असर्शन बैलेंस शीट को हिट करेंगी, इनकम स्टेटमेंट को। ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, अभी सिंपल ये समझ लें। सर असर्शन क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मैनेजमेंट के दावे चेक कौन करता है? ऑडिटर, प्रोसीजर लगा के। FS असर्शंस क्या? शुरू से दीज आर डिक्लेरेशंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय BOD, आइदर खुल के या implies, used by the auditor to collect the evidence। आगे बढ़े, CA कवर की, C मतलब कंप्लीटनेस, एलोकेशन एंड क्लासिफिकेशन, मेन हेड, सब हेड, एक्यूरेसी, टोटल ओके, कट ऑफ, सब कुछ सही टाइम पीरियड में लिखा है।
अकरेंस जो लिखा है वो सच है झूठ नहीं है, V4 सब चीजें अपनी अपनी अप्रोप्रिएट वैल्यू पर है, चीजें है भी, एग्जिस्ट भी करती हैं, मेरा हक है, लायबिलिटी है, प्रेजेंटेशन ठीक है। ये बिल्ट इन दावे हैं या खुल के दावे हैं एफएस में, ऑडिटर चेक करेगा प्रोसीजर लगा के। सही है, बाय बाय, खुदा हाफिज। कुछ असेशन इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में, हमारी क्लास 4:45 तक की है ना। चलो ओके बाय, अल्लाह हाफिज।